अब शुरू करते हैं सीधे आज की कहानी। 18 सितंबर रात के करीब 8 बजे का वक्त था। अंकिता का एक दोस्त जिसका नाम पुष्प है जम्मू में रहा करता है और शायद जम्मू में वो पढ़ाई कर रहा है। तो करीब 8 बजे अंकिता से उसकी आखिरी बातचीत होती है। ये बातचीत यहाँ पे ख़त्म होती है कि अब बाद में मैं तुमको तसल्ली से फ़ोन करूँगी, अंकिता ये कहती है। और फिर अंकिता वापस लौट आती है, जो भी होता है। अब 9 बजे के आसपास पुष्प दोबारा अंकिता के मोबाइल पे फ़ोन करता है, बट मोबाइल स्विच ऑफ। वो काफ़ी देर तक ट्राई करता है, बातचीत होती नहीं। फिर वो उस रिजॉर्ट के ओनर पुलकित आर्य, चूँकि वो जानता था, अंकिता ने उसको बता रखा था अपने दोस्त पुष्प के बारे में, और वहाँ पे वो जब नौकरी के लिए गई तो अंकित को भी पुलकित के बारे में पुष्प को सब कुछ पता था। तो एक दूसरे को जानते थे। 18 सितंबर की 8 बजे के बाद रात को मोबाइल बंद, और ऐसा हुआ नहीं जनरली। तो पुष्प थोड़ा परेशान भी हुआ कि क्या करे। अब उसने जो रिजॉर्ट का मालिक है पुलकित, जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसके मोबाइल पे कॉल किया और कहते हैं कि 2-3 बार घंटी बजी, बल्कि 3 कॉल किए, पर पुलकित ने भी फ़ोन नहीं उठाया। पुष्प परेशान, लेकिन रात अब धीरे धीरे ढल रही थी, देर हो रही थी। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे। अब इसके बाद अगली तारीख आ गई 19 सितंबर की सुबह। उसने फिर ट्राई किया अपनी दोस्त अंकिता का फ़ोन, लेकिन अंकिता का फ़ोन स्विच ऑफ, बातचीत हो नहीं रही है, वो क्या करे। और तब फिर इसने किसी तरीके से जो वहाँ के स्टाफ से नंबर लेकर पुलकित को फ़ोन किया। पहली बार 19 तारीख की, लगभग दिन का वक्त हो चुका था, 19 सितंबर, और अब तक अंकिता को गायब हुए करीब 12-15 घंटे हो चुके थे। पुष्प वहाँ परेशान था जम्मू में कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं था। जब भी बातचीत नहीं होती, अगर वो ड्यूटी कर रही होती, बात नहीं करना होता, तो दोनों व्हाट्सएप पे मैसेज पे एक दूसरे को ये कन्वे कर देते थे। बट इस दिन ऐसा हुआ नहीं, और मोबाइल बंद होना ये तो और भी ज़्यादा शॉकिंग था पुष्प के लिए। तो खैर, अब उसने पुलकित को फ़ोन किया, उसके बाद उससे लंबी बातचीत की, सीधा सीधा पूछा कि वो कहाँ है। वो पूरा ऑडियो आया हुआ है, ये कहानी का एक पार्ट है। अब पुलकित के बाद उसी रिजॉर्ट का जो मैनेजर नंबर 2, पुलकित तो चूँकि ओनर है, सबसे पावरफुल इंसान सौरभ, वो उसको फ़ोन करता है पुष्प, जानने के लिए कि अंकिता कहाँ है। इसके बाद वो तीसरे शख्स को फ़ोन करता है, उसी रिजॉर्ट के स्टाफ को, जिसका नाम अंकित है। अब अंकित से भी वो बातचीत करता है, पूछता है अंकिता के बारे में। अब ये तीनों से उसने फ़ोन पे बातचीत की, और लंबी बातचीत हुई, 8 मिनट 4 मिनट ऐसे ऐसे बातचीत है करीब, और वो जम्मू में बैठकर फ़ोन कर रहा है। अब इन तीनों बातचीत का जो पूरा लबोलवाब है, जो बातचीत हुई, पहले मैं वो आपको बताता हूँ, फिर उस 18 सितंबर को क्या हुआ उसकी कहानी बताऊँगा। जब पुलकित को फ़ोन किया पुष्प ने, तो उससे पूरी जो बातचीत की, उसमें पूरी बातचीत ये थी कि वो कहाँ है। पुलकित बताता है कि हम करीब 6 साढ़े 6 के दरमियान रिजॉर्ट से निकले। अंकिता अपसेट थी, गुस्से में थी। पहले हम तीनों का प्रोग्राम था वहाँ जाने का, ऋषिकेश, यानी 3, पुलकित, उसका मैनेजर सौरभ और उसका एक स्टाफ अंकित, इन तीनों को जाना था। एक स्कूटी थी, एक बाइक। फिर बोला कि अंकिता जो अपसेट थी, गुस्से में थी, और उसे, हमें पता है उसे घूमना फिरना पसंद था, तो हमने कहा चलो इसका मूड ठीक करते हैं, तो हम जा ही रहे हैं ऋषिकेश, तो अंकिता को भी साथ ले चलते हैं। और ये कहकर उसने अंकित से कहा कि तू अपनी बाइक पे अंकिता को बिठा ले। तो बकौल पुलकित, वो और उसका मैनेजर ये स्कूटी पे बैठे, और बाइक पर अंकित और अंकिता बैठे। ये लोग गए। फिर उसने कहा कि करीब शाम के वक्त 7:30 या 8 वही वक्त था, ऋषिकेश में एम्स के पास, और ये लगातार अंकिता फ़ोन पे अपने दोस्त के साथ थी, बातचीत कर रही थी, और एम्स के पास भी वहाँ ऋषिकेश के अंकिता अपने दोस्त से बात कर रही थी। ये तीनों खड़े रहे, और इसके बाद फिर जब बातचीत ख़त्म हुई, ये वापस बैठे। फिर ये लोग बैराज के पास गए, वहाँ थोड़ी देर रुके, फिर लड़ाई हुई। लेकिन ये कहानी का पार्ट नहीं है। जो बातचीत है वो ये कि उसके बाद जब तक फ़ोन पे बातचीत हुई एम्स के पास, उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे। अंकिता ने जब फ़ोन रखा तो फिर वो बैठे, और वापस करीब 9 बजे रिजॉर्ट में वापस आए। 9 बजे आने के बाद अंकिता ने कहा कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, और उसने मुझसे मोबाइल मांगा मेरा। तो बोला मैंने मोबाइल दे दिया, और मैं चला गया। करीब 10 बजे मैं सो गया। अब पुष्प पूछ रहा है कि आपने मोबाइल दे दिया, पूरी रात के लिए दे दिया आपने मोबाइल? तो बोला हाँ दिया। तो उसने बोला कि आजकल कोई किसी को अपना मोबाइल नहीं देता है जनरली इतने लंबे वक्त के लिए।
और ये बात हैरान करने वाली है। वाकई अगर आप गहराई में जाएं तो कोई किसी को अपना मोबाइल यूं ही नहीं दे देता है। पता नहीं मोबाइल में 10 चीज़ें हैं, क्या हैं, कुछ राज है, और वो बेफिक्र होकर पूरी रात के लिए बोल रहा है कि मैंने दे दिया, चलो दे दिया। उसके बाद कहना है पुलकित का कि फिर सुबह हो गई, मुझे अपना मोबाइल चाहिए। मैंने अंकित को भेजा कि जाओ अंकिता से मोबाइल उसके रूम से लेकर आओ। तब अंकित आया और उसने कहा कि अंकिता तो रूम में ही नहीं है। फिर हमने चारों तरफ ढूंढा, वो कहीं मिली नहीं। ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड है पुष्प की 19 सितंबर की। अब इसके बाद पुष्प मैनेजर सौरभ को फ़ोन करता है। सौरभ भी यही कहानी सुनाता है कि अंकिता का मूड ठीक नहीं था, शाम को हम लोग घूमने के लिए गए, फिर उसके बाद हम ठीक 9 बजे वापस आ गए। 9 बजे कमरे में जो है वो उसको खाना भिजवाया, और फिर सुबह जब है हमें पता चला कि अंकिता कमरे में नहीं है, सामान वही है, हमने ढूंढा कहीं मिली नहीं। अब इसके बाद पुष्प ने तीसरा फ़ोन किया उस स्टाफ को, अंकित को। सौरभ मैनेजर था, पुलकित ओनर से बात हो चुकी थी। अब अंकित को जब उसने फ़ोन किया, अंकित ने भी हूबहू सेम कहानी सुनाई कि हम शाम को निकले, घूमने गए ऋषिकेश 2 गाड़ियों में, उसके बाद हम 9 बजे वापस आ गए। 9 बजे मैंने ही अपने हाथों से, अंकित का बयान है, कि अंकिता के रूम में उसको खाना दिया और उसके बाद मैं आ गया। फिर सुबह पता चला कि वो है नहीं। अब उससे उसने पूछा कि जब क्या अंकिता ने खाना खाकर सोई थी, खाई थी? कहता मुझे नहीं मालूम। अब इन तीनों की इस बातचीत में पहले लूज पॉइंट्स निकालते हैं। पहली चीज़ अंकित से ही शुरू करते हैं कि हमने खाना दिया, हमें पता नहीं, और यही बंदा सुबह कमरे में गया फिर, और इसी ने बताया कि अंकिता है नहीं। किसी को आप जब खाना देते हैं तो उसने खाना खाया है या नहीं, ये आसानी से पता चल सकता है उस कमरे में। या तो अगर अंकिता ने खाना ना खाया होता तो खाने का पूरा प्लेट 10 का 10 पड़ा होता, और अगर उसने खा लिया होता तो खाने का प्लेट खाली पड़ा होता है। तो कम से कम भरा हुआ प्लेट या खाली प्लेट तो दिखना चाहिए था, वो उसे मालूम नहीं है। पुलकित जो ओनर है उसका झूठ, उसने कहा 9 बजे अंकिता ने मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और कहा कि मेरी चूँकि बैटरी ख़त्म हो चुकी है चार्ज, तो अपना मोबाइल दे दो। अब ये लोग 9 बजे रिजॉर्ट आ गए। अगर अंकिता रास्ते में मोबाइल मांगती तो बात समझ में आती है। अब इस रिजॉर्ट में बाकायदा पावर भी है, बिजली भी है, कस्टमर भी हैं, जनरेटर भी है। अब आने के बाद यहाँ किसी का फ़ोन मांगने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ तो अंकिता अपना फ़ोन चार्ज कर सकती थी और चार्ज करके उसके बाद बात कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये तमाम लोगों ने एक कहानी गढ़ी थी 18 सितंबर की, और तीनों के जो फ़ोन की बातचीत अगर आप लोग ध्यान से सुने, सोशल मीडिया पर भी है, क्राइम तक पर भी डाला हुआ है, तो आपको लगेगा कि एक ही तरह की स्क्रिप्ट है जो तीनों बोल रहे हैं। और ये तभी होता है जब किसी केस में किसी को उलझाना और भटकाना हो। तीनों की टाइमिंग और लाइनिंग सारी एक जैसी है। 9 बजे वापसी की बात हो रही है, शाम को जाने की बात हो रही है, अंकिता के गुस्से की बात हो रही है, अपसेट होने की बात हो रही है, फिर सुबह उसके गायब होने की बात हो रही है। कहीं से भी तीनों के बयान में कोई अलग विरोधाभास है ही नहीं। और ये तभी होता है जब आप बैठ के पहले प्लानिंग करते हैं। तो ये पूरी बातचीत है, और इसी में पुष्प कह रहा है कि आप लोग ढूंढिए, क्योंकि आपके रिजॉर्ट से गया है। और 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट कह रहा था। एक वो ये कि मैटर क्या है, और ये जो भी है रिजॉर्ट के अंदर हुआ और उसी की वजह से अपसेट है, और कोई इसमें स्टाफ। अब इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि ये कहानी के बाद आएगा। लेकिन वो लगातार और ये भी कह रहा है कि आप लोग ढूंढो, नहीं तो ये मामला शाम तक सीरियस हो जाएगा और आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। वो यही बात कर रहा था कि फिर ये लोगों तक बात जाएगी और फिर देख लेना आप लोग। खैर, इसके बाद एक और फ़ोन पे बातचीत होती है जिसमें वो पुलकित बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, और उसके बाद वो बताता है कि हम ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, पर वो होता नहीं है। अब यहाँ पे ये ऑडियो मैसेज और उसके बाद एक चैट, एक व्हाट्सअप चैट, इसी इत्तेफाक से इस अंकिता के दोस्त की वजह से इस केस पे काफ़ी रोशनी पड़ी है, वरना शायद ये केस को कहीं भी भटकाया जा सकता था। ये ऑडियो, इसके अलावा व्हाट्सअप चैट जिसमें वो खुलासा कर रही है अंकिता कि कैसे मुझे इस रिजॉर्ट में गलत काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं गरीब हूँ तो 10,000 रुपये में बिक जाऊँगी, मुझे ज़बरदस्ती कमरे में किसी के भेजने की कोशिश की जा रही थी। ये सारा खुलासा उसी दोस्त की वजह से हो पाया। इसी में एक और चैट आया है। उस चैट में ये है कि कुछ दिन पहले पुलकित आर, इस रिजॉर्ट का मालिक, वो ये कहता है कि यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो थोड़ी भीड़ हो जाएगी, तो तुम एक काम करो, मेरे रूम पे शिफ्ट हो जाओ। ये बाकायदा चैट है रिकॉर्ड पे। अब यहाँ पे ये बात बड़ी अजीब लगती है। एक रिजॉर्ट का मालिक उसे कह रहा है, हालांकि उसमें ये भी है, जो पुष्प है उसका दोस्त अंकिता का, वो कह रहा है कि ये क्या सेफ़ है? तो कहती है हाँ लगता तो है सेफ़ है। अब उसमें यह है कि बाद में वो शायद बराबर के भी रूम में चली गई थी,
सेम रूम में नहीं ठहरे थे दोनों एक साथ, लेकिन यहां से ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ पुलकित के दिमाग में चल रहा था। अब क्या चल रहा था, वो मैटर क्या था, और 18 को ऐसा क्या हुआ। जो उत्तराखंड की पुलिस है, जो सोर्सेज हमारे, वो उन्होंने जो अब तक की जो जांच के बाद जो कहानी सामने उन्होंने रखी है, वो ये है कि इस रिजॉर्ट में कुछ नाजायज़ काम चल रहे थे कई सूरत में। एक ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ लड़कियों को लेके जाया करते थे और रिजॉर्ट में ठहरते थे। वहाँ तन्हाई थी, जंगल के अंदर था, और यहाँ के ओनर इन लोगों को पता था। रजिस्टर भी वो इस हिसाब से मेंटेन नहीं करते, नाम पता ये सब भी सही ढंग से नहीं लिखते, आईडी वाईडी का कोई मतलब नहीं था। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलकित ने जो अंकिता को नौकरी पर रखी, तो उसने इसलिए नहीं रखी कि एक पहाड़ी लड़की की मदद करनी है। उसने देखा कि अंकिता दिखने में ठीक ठाक, शायद वो इसके इस रिजॉर्ट के उस नाजायज़ काम में मदद करे तो उसका रिजॉर्ट चल पड़े। और इसीलिए बहुत ज़्यादा दिन रहे भी नहीं, महीना भी पूरा नहीं हो पाया जो अंकिता ने वहाँ नौकरी की, और इसने उसको अलग अलग तरीके से भड़काना, या फिर ये कहते हैं कि बहलाना शुरू किया। और इसी दौरान में जब कुछ दिन बीत गए, 10-15 दिन, तो उसने फिर खुल के अंकिता के सामने ये ऑफ़र रखा कि इस रिजॉर्ट में कुछ वीआईपी गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, और तुम्हें उनके कमरे में जाना है, और फिर पैसे की बात की। और इस पे ही 18 तारीख को, क्योंकि इससे पहले सारी बातें इशारों में हो रही थी, लेकिन 18 सितंबर को पहली बार हुआ था जब अंकिता को साफ साफ लफ्ज़ों में ये ऑफ़र दिया गया और कहा गया कि ये है और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर अंकिता भड़क गई। उसे लगा कि चलो अब तक जो भी था दबी छुपी ज़बान में हो रही थी, ये भी अनजान कि मुझे कुछ पता नहीं है ताकि बात ना हो, फैले नहीं, तो नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी इस नज़रअंदाजी को शायद उन्होंने ये समझा कि ये हमारे जाल में फंस जाएगी, और 18 सितंबर को उन्होंने ओपनली पुलकित ने ये ऑफ़र दे डाला। और इसी को सुनकर अंकिता बहुत गुस्सा हुई, रोई, और उसने अपने दोस्त से बात की। अब इस पूरी बातचीत की खासियत ये भी है कि पूरा दोस्त जो बातचीत कर रहा है, इनमें से किसी को जाहिर नहीं किया कि अंकिता ने उससे आखिरी बार बातचीत में क्या कुछ बताया। बल्कि कई बार वो पूछ रहे हैं कि अंकिता से तुम्हारी आखिरी जो 8 बजे बात हुई क्या बोला, तो उसने कहा नहीं, वो मुझसे कह रही थी कि मैं बताऊंगी, लेकिन उसके बाद से ही मोबाइल बंद है। तो अंकिता ने ये बताया। जब उस शाम को अंकिता गई थी वहाँ पे ऋषिकेश और एम्स के सामने जब बैठ के बात हो रही, तब भी उसने बताया, लेकिन ये लोग इर्द गिर्द थे, इसीलिए उसने कहा कि जब मैं अकेले होंगी तो तुमको फ़ोन करके सारी बात बताऊंगी। और वो कह रहा पुष्प कि नहीं, मुझे अभी बताओ। बट उन्हें मालूम है कि वही लोग उसके आसपास हैं जो लोग इस पूरे साजिश के खिलाड़ी हैं। तो उस दिन 18 सितंबर को पहली बार दिया गया, और इसको गुस्सा आया, और अंकिता ने फिर ये धमकी दी कि मैं ये भांडा फोड़ दूंगी कि यहाँ पे किस तरीके से रिजॉर्ट के आड़ में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से मुझे इस तरह के ऑफ़र दिए गए हैं। अब यहाँ याद रखिए कि उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित सिर्फ पुलकित नहीं है, बल्कि स्टेट के एक पावरफुल एक्स मिनिस्टर का बेटा है, नेता का बेटा है। तो उसकी भी अपनी एक हैसियत है, एक रसूख है। उसे लगा कि अगर ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो बड़ी बदनामी होगी और कुछ भी हो सकता है, उसके बाप पे भी इसका असर पड़ेगा पॉलिटिकल कैरियर पर। तो कहते हैं इसी के बाद वो घबरा गया, फिर उसने उसको मनाना शुरू किया, लेकिन वो अंकिता गुस्से में बैठी थी। फिर उन्होंने कहा कि चलो अच्छा इसको मनाकर ले चलते हैं। अंकित को तैयार किया, क्योंकि अंकित के साथ फिर भी ठीक ठाक रिश्ता था उस वक्त, वो भी एक स्टाफ था। अब जब आप कई स्टाफ एक साथ काम करते हैं, कुछ के नेचर एक दूसरे से नेचर मिलते हैं, तो फिर अंकित ने उसको बनाया, और अंकित इसीलिए अपनी बाइक पर भी उसको बैठाया क्योंकि उसके साथ बैठ के जाने को तैयार हुई, पुलकित के साथ नहीं। फिर ये लोग गए वहाँ, उससे थोड़ा, वो लगातार फ़ोन पे ही बात करती रही, फिर वापसी में ही बात की। फिर रास्ते में ये लोग उस सुनसान जगह पर ऋषिकेश के मेन मार्केट से निकलकर बैराज के पास पहुँचते हैं, और उसी बैराज के पास एक बार फिर झगड़ा होता है। और वहीं पे क्योंकि वो सन्नाटे में ले गए थे, इरादा उनका वही था और आसपास कोई था नहीं। इसके बाद वो अंकिता को धक्का देकर उस बैराज के पानी में गिरा देते हैं और वापस लौट आते हैं। और इसके बाद ये पूरी कहानी करते हैं कि हम सब वहाँ गए थे, 9 बजे लौट कर आए थे। 9 बजे के बाद अंकिता ने खाना खाया, उसका मोबाइल जो है वो उसकी बैटरी नहीं थी, फिर मैंने अपना मोबाइल उसको दे दिया, और सुबह जब हम मोबाइल लेने के लिए गए तो देखा कमरा खाली है, सामान तो है पर अंकिता गायब है। अब ये सारी कहानी गढ़ी, और मोबाइल की कहानी क्यों बीच में जोड़ी गई उसकी एक वजह थी। जब बैराज के पास ये थे और ये गुस्सा हुआ, और जब इसको धक्का वक्का दिया गया, तो उस चीना झपटी में जो पुलकित का मोबाइल है वो भी बैराज में जा गिरा था।
तो वहाँ चला गया। अंकिता के मोबाइल को ये रख नहीं सकते थे क्योंकि लोकेशन ट्रेस हो सकता था, ये भी इसे पता है, ऑडियो में बातचीत में भी वो बता रहा है कि लोकेशन क्या है। तो इसलिए अंकिता का मोबाइल भी चला गया साथ में ताकि लोकेशन पता ना चले, और ये वापस आ गए। और इसीलिए इन्होंने ये सिर्फ जो पूरी कहानी है वो कहानी गढ़ी, और उसी कहानी को अगले 22 सितंबर तक सुनाते रहे। लेकिन फिर पुष्प ने ये सारे ऑडियो मैसेज, व्हाट्सएप चैट वो सारे सामने रखे, और उसके बाद पुलिस ने आखिरकार मजबूरन एफआईआर दर्ज किया और गिरफ्तार किया। तो ये फिर ये सारी चीज़ें सामने आई और इन तीनों ने कत्ल की बात मानी, और उनकी ही निशानदेही पर आखिरकार जो अंकिता की लाश थी वो बरामद भी हो गई। ये तो रही 18 सितंबर की कहानी। अब सबसे ज़रूरी बात इस पूरी कहानी को लेकर, 18 सितंबर को अंकिता गायब हुई। 19 तारीख को जो पुलकित है ये पहली बार जाता है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए अंकिता की, लेकिन ये पुलिस के पास नहीं जाता है। अब उत्तराखंड में पुलिस को लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न है। वहाँ दो तरह की पुलिस, एक वो पुलिस जो हमारे और आपके शहर में है, पूरे देश में है, एक वो पुलिस जो पुलिस तो है लेकिन पुलिस नहीं है, उसे कहते हैं राजस्व पुलिस। तो अगले दिन पुलिस स्टेशन नहीं गया था, वो राजस्व पुलिस के पास गया और वहां जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। अब राजस्व पुलिस क्या है और इस केस में कैसे ये 3-4 दिन बर्बाद हुए, ये पूरी कहानी आपके सामने रखता हूं। असल में 1861 में अंग्रेजों की जब हुकूमत थी, ब्रिटिश राज था, तो उन्होंने देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ कानून पास किए और एक पुलिस एक्ट पास किया था। तो हमारे यहाँ जो देश में आज भी पुलिस जिस ढर्रे से काम करती है, चलती है, वो सब ब्रिटिश एक्ट के उसी 1861 के तहत चला रहा है। तो एक पुलिस एक्ट पास किया जिसके तहत ये था कि किसी के कत्ल की तफ्तीश कैसे होगी, क्या होगी, जिसमें आईपीसी फिर सीआरपीसी सारी चीज़ें जुड़ी। तो वो पुलिस एक्ट पूरे देश में लागू हुआ। आज भी वो पुलिस एक्ट पूरे देश में है, सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जहां पे वो पुलिस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं है, और वो इकलौता स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बाकी जगहों के मुकाबले सेम पुलिस सिस्टम नहीं है। उत्तराखंड के करीब 7,500 ऐसे गांव हैं जहां पे जो हम जिस पुलिस को सोचते समझते देखते हैं वो है ही नहीं। वहां पे राजस्व पुलिस है। अब ऐसा क्यों? एक तो पहले राजस्व पुलिस क्या है? राजस्व पुलिस का मतलब जो कर और ये सारी चीजें वसूल करते हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, ये सारे जो आते हैं ये सब राजस्व अधिकारी हैं जो टैक्स और कर और ये सारी चीज़ों की वसूली और ये सारे काम करते हैं। इन्हीं को उत्तराखंड में पुलिस बना रखा है। एक पटवारी जो है वो एक तरह से उस गांव का, उस इलाके का सबसे बड़ा पुलिस अफसर मान लीजिए आप उसको। अब ये क्यों है? तो वो इसलिए है कि जब अंग्रेजों ने 1861 में पुलिस एक्ट लाया तो पूरे देश में लागू किया, लेकिन उन्होंने उस जमाने में कई दूर दराज के इलाके थे जहाँ पे क्राइम कम था, आबादी कम थी, बहुत छोटे छोटे दूर दूर पे लोग रहते थे। तो लेकिन वहाँ पे भी टैक्स तो वसूल किया करते थे। तो जो राजस्व के अधिकारी हुआ करते थे उन लोगों को कहा गया कि भैया चलो तुम ही यहाँ पे देख लो सब हालात वाला ठीक होंगे कि नहीं होंगे। उत्तराखंड की कहानी ये थी कि उत्तराखंड देवभूमि और उत्तराखंड दूर दूर बसे हुए पहाड़ पे कुछ नीचे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उत्तराखंड अपराध यानी क्राइम से अछूता था। कुछ साल पहले तक उत्तराखंड इसीलिए बड़ा सबसे अच्छा माना जाता था कि यहाँ पे जुर्म बहुत कम है, क्राइम नहीं है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सीधे हैं, भोले हैं, और ये हकीकत है। तो इसी वजह से ये था कि उत्तराखंड में चूंकि क्राइम होता ही नहीं है तो फिर पुलिस वालों की क्या ज़रूरत है, अलग से पुलिस स्टेशन खोलना, सैलरी देनी, इन सब का कोई मतलब नहीं, उनके लिए गाड़ी देना, हथियार देना। तो ये जो राजस्व अधिकारी है, जो पटवारी लोग हैं सारा, जो अपना रोज़मर्रा का काम करते हैं, यही काम कर लिया करेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी तो यही एफआईआर दर्ज करेंगे, यही पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, यही मुकदमा तैयार करेंगे और फिर अदालत में जाएगा। तो ये चलता रहा कि उत्तराखंड में ऐसा क्राइम तो है नहीं। अब हो सकता है 1861 1900 के शुरुआत में सब ठीक हो, क्राइम नहीं था, लेकिन जिस तेज़ी से दौर बदला, चीज़ें बदली, जुर्म बदला, जुर्म करने की सोच बदली, उसके बाद ये वाली जो कानून है इसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि इसकी कई वजह है। आप महिला पुलिस होती है, आपके अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के तरीके होते हैं,
पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इन जो तहसीलदार और ये लोग हैं, इनके पास न हथियार हैं, न उस तरह की गाड़ी है, न इनके पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का कोई एक्सपीरियंस, अनुभव या तरीका है, न इनके पास बाकी कोई साधन है जो पुलिस वालों के पास होता है। तो ये पुलिसिंग कैसे करेंगे? लेकिन काम चलता रहा। 2018 में बीच बीच में ये मुद्दा उठता रहा था। आखिरकार नैनीताल हाईकोर्ट, वहां पे ये मामला आया कि अब बहुत हो गया, स्टेट में क्राइम बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, साइबर क्राइम आ रहा है। तो ये जो 1861 वाला कानून है, जो राजस्व पुलिस, उत्तराखंड राजस्व पुलिस, अब इसको ख़त्म करके इन पुलिस को मेन पुलिस की मुख्य धाराओं के साथ जोड़ना चाहिए। अलग अलग इलाकों में पुलिस स्टेशन खुलना चाहिए और प्रॉपर जो पुलिस काम करती है वैसा होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 2018 में ये डायरेक्शन दिया कि राजस्व पुलिस को ख़त्म करो और सारे पुलिस वालों को मेन पुलिस के साथ मिलाओ। 18 में ये फैसला आया। उत्तराखंड की सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। उन्हें भी पॉलिटिक्स, राजनीति करनी थी कि राजस्व पुलिस खत्म होगा तो लोग नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, गांव वाले इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। अब वो मामला आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कायदे से आखिरी फैसला जो था हाईकोर्ट का वो खत्म करना चाहिए। अब क्यों था और अभी क्या है, मैं सिर्फ इसकी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। अभी भी 7500 ऐसे गांव हैं उत्तराखंड में, 7500, जहां पुलिस स्टेशन नहीं है, पुलिस नहीं है। राजस्व पुलिस वाले पुलिस का काम करते हैं, FIR दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, सब कुछ। 61% पूरे इलाके में जो उत्तराखंड का है, वहां पे यही राजस्व पुलिस है और राजस्व पुलिस का ही वर्चस्व है। अब ठीक है, राजस्व पुलिस होना चाहिए इसलिए कि उत्तराखंड में जुर्म नहीं था, लेकिन अब आपको NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का लेटेस्ट डेटा जो है 2020 का, वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया उत्तराखंड की, मुझे भी हैरत होती है। एक ज़माने में देवभूमि जहाँ पे जुर्म नहीं हुआ करता था, ठीक है मानते हैं, लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है। आज जो पूरे हिमालय के राज्य हैं उसमें कई स्टेट आते हैं, जो पहाड़ी कहते हैं, जो स्टेट हैं हमारे देश में, उत्तराखंड, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये कुल मिला के जो राज्य है 9 हिमालयी राज्य, पहाड़ी राज्य, ये वो स्टेट है। NCRB का जो लेटेस्ट डेटा लास्ट है उसमें यह है कि इन 9 के 9 पहाड़ी राज्यों में जुर्म और क्राइम के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 है। मैं मैदानी नहीं, सिर्फ पहाड़ी की बात कर रहा हूँ, इलाके में। 2020 में उत्तराखंड में क्राइम के अलग अलग कैटेगरी में, मतलब रेप, मर्डर, लूट, डकैती, चोरी, सब मिलाकर 57,332 57,332 केस दर्ज हुए थे। ये 2020 की बात कर रहा हूं, जबकि 2016 तक ये सिर्फ 16,000 थे। तो ये देखिए कि 6 सालों में लगभग 3 गुना से ज़्यादा केस रजिस्टर हुए। तो इसका मतलब है जुर्म बढ़ रहा है। खैर, इसके आगे मर्डर के मामले में जितने 9 पहाड़ी स्टेट हैं, जो मैंने आपको नाम बताया सबके, उत्तराखंड पहले नंबर पर है। 2020 में लास्ट उत्तराखंड में 160 मर्डर के केसेस रजिस्टर हुए, 160 कत्ल हुए वहां पर 2020 में। और जबकि ये इसमें वो फिगर भी है कि जिसमें कोरोना का काल भी आया था, तो कोरोना में ज़्यादातर लोग घरों में थे, फंसे हुए थे, बहुत सारे जगहों पे कम हुए केसेस, लेकिन उसके बावजूद 160। तो मर्डर के मामले में नंबर 1 सारे पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड। अब आइए क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2020 में उत्तराखंड में कुल 2846 केस दर्ज हुए, 2846 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं। और इससे भी जो ज़्यादा बेचैन करने वाले आंकड़े हैं वो ये है कि 2020 में उत्तराखंड के अंदर, जो पहले कभी कुछ सालों में हुआ है, वरना इसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं थे लोग, बात भी नहीं करते थे, 2020 में उत्तराखंड में रेप के 487 मामले दर्ज हुए। 487 किसी भी पहाड़ी स्टेट में नंबर 1 ही, ये सबसे ज़्यादा है। और अब जो नया एक हर एक तरफ परेशानी की जो वजह है, साइबर क्राइम, लोगों को लूट रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही। 2020 में 243 केस, 243 उत्तराखंड में साइबर क्राइम के केस रजिस्टर हुए, दर्ज हुए। अब सोचिए, एक पटवारी साहब, एक तहसीलदार साहब, एक कानून गो, ये जाकर साइबर
कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हें ABCD पता नहीं है। एक रेप का केस आता है, क्या करेगा तहसीलदार, उसे कैसे पता कि रेप विक्टिम के जो नमूने सैंपल हैं उसको कैसे कलेक्ट करना है, DNA कैसे कलेक्ट करना है। एक मर्डर, अगर खूंखार अपराधी है, क्रिमिनल है, जिसके पास हथियार भी है, अब वो मर्डर कर रहा है, एक तहसीलदार, एक पटवारी जिनके पास कोई हथियार ही नहीं है, वो कैसे उसको पकड़ेंगे। इसके बाद किस तरीके से वो केस की जांच करेंगे, जबकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है, ना उस तरह से पुलिसिया दिमाग है, बल्कि ये तो उनके खिलाफ उनके पास एक्स्ट्रा काम है। असली काम तो उनका है राजस्व कलेक्ट करना है, उसी से ज़मीन जायदाद पैसे लेन देन, ये तो साइट का काम है। तो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर साइट का काम हो जाए, नंबर 2 काम हो जाए, फिर उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल होगा। अब ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 20 सितंबर बल्कि 18-19 सितंबर को ये मामला उत्तराखंड पुलिस के पास पहुंचता तो शायद 5 दिन और इंतज़ार न करना पड़ता। अंकिता की मौत हो चुकी है इस सच को सामने लाने में और अंकिता की लाश को बरामद करने में, लेकिन शुरू के 2-3 दिन तो पटवारी साहब और बाकी लोग जो राजस्व पुलिस है उन्होंने बर्बाद कर दिए। और ये सारे जो लोग होते हैं, अगर लोकल आपका दबदबा है तो उनके ज़रिए आप बड़ी आसानी से उनको आप मैनिपुलेट भी कर लेते हैं कई बार। ऐसा नहीं कि सारे बेईमान होते हैं, लेकिन होते हैं। बाद में जब अंकिता के पिता DM के पास पहुंचे, तब DM ने, ये शुरू में उसका पटवारी साहब के पास ही था, उसके बाद वहीं तक रहता ये मामला, तो पता नहीं इस केस का तो कुछ भी सामने नहीं आना था। लेकिन फिर DM ने कहा कि नहीं, ये मामला पटवारी या राजस्व पुलिस के पास नहीं बल्कि रियल पुलिस के पास जानी चाहिए, इसलिए रियल पुलिस जो है उत्तराखंड की, जो बाकी देशों की पुलिस जैसी, वो इसकी FIR दर्ज करे। और तब DM साहब के कहने पर पटवारी नहीं बल्कि फिर रियल पुलिस के पास ये मामला जाता है। 23 तारीख को ये FIR दर्ज होता है, 23 को गिरफ्तारी होती है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अंकिता की लाश भी मिल जाती है, उसकी कहानी भी सामने आ जाती है। तो ये है फ़र्क कि हम 1861 के कानून को आज भी ढोते रहें या बदलते वक्त के साथ खुद को बदलें, क्योंकि जो NCRB के डेटा है वही बता रहे हैं कि जहाँ पर अगर 400 से ज़्यादा रेप हो रहे हों, 200 के करीब मर्डर हो रहे हैं, डकैती, लूटपाट और बाकी तो कितने क्राइम हैं, मतलब अराउंड 50,000 से ज़्यादा अगर केस रजिस्टर हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप उस स्टेट के 61% इलाके, 75 जो है 100 विलेजेस, गांव, उनको आप राजस्व पुलिस के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ही सीरियसली इसको सोचने की बात है। और इस सिस्टम को कम से कम हम आज के युग में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार भी नहीं है ना। फिर मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूँ जो राजस्व पुलिस है, क्योंकि उनको आपने फुल फ्लेज न ट्रेनिंग दी, ना उनको उस तरह की फैसिलिटी दी, ना सुविधा दी, ना गाड़ी दी, ना हथियार दिए, ना उनको आपने बताया कि कैसे कौन कौन सी चीज़ों में क्या। आप तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे। तो इसीलिए इस उत्तराखंड को अगर क्राइम के इससे बचाना है तो मुझे लगता है वक्त आ गया है, उस अंग्रेज़ों के कानून को अब ढोने की बजाय फेंकना चाहिए और जिस पुलिस सिस्टम पे पूरा देश चल रहा है उस पुलिस सिस्टम को पूरे उत्तराखंड में लागू करना चाहिए। तो आज कहानी में